सिक्योरिटी हम उससे कहेंगे मतलब हम अपनी किसी भी चीज़ को सिक्योर करें, जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, और इसी तरीके से मतलब ह्यूमन बींग्स में भी आ सकते हैं मतलब ये। ठीक है, लेकिन फिजिकल के बारे में आप हम पढ़ते हैं हार्डवेयर, फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में आप थोड़ा और एक्सप्लेन करें ना। इसमें जस्ट वो फिजिकल सिक्योरिटी की बात कर रहा है। मैम फिजिकल सिक्योरिटी में बेसिकली हार्डवेयर को डैमेज आ जाएगा, आपका कोई लैपटॉप चोरी कर दिया, आपके सर्वर्स को डैमेज, राउटर्स को डैमेज, और बेसिकली फिजिकल हार्डवेयर के बेसिस पे आता है। Very good. Next one. Anyone else who want to add something? एक अब्दुल्ला ने रिप्लाई किया, अब्दुल सॉरी, और दूसरा अरीबा मैम। अरीबा। ठीक है, थैंक यू अरीबा। तो फिजिकल सिक्योरिटी में हमारे पास एक्चुअली यही होता है कि हमने अपने फिजिकल एसेट्स को सिक्योर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब लैपटॉप्स में हमारे पास एचडीडी लगी होती हैं, एसडीडी लगी होती हैं। आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, आपने फायरवॉल्स लगाई हुई है, आपने इंक्रिप्शन लगाई हुई है और आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि कोई आता है और आपकी एसडीडी निकाल कर ले जाता है, तो क्या आपका डाटा जो है वो सिक्योर रहा है? नहीं। तो ये हमारे पास आता है फिजिकल सिक्योरिटी, कि हमने अपने डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस की जो फिजिकल है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। इससे हमारे पास डिजास्टर्स भी डैमेज कर सकते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स हमारे पास आते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, सैलाब आ गया, तो ये सारे क्या होते हैं, डिवाइसेस को डैमेज करते हैं। इसके अलावा अक्सर जो है वो आपने सुना होता है कि कंप्यूटर चोरी हो गया, लैपटॉप चोरी हो गया, तो ये क्या है, फिजिकल एसेट्स है कि आप उसके अंदर का डाटा आपने सारा सिक्योर कर लिया है, सॉफ्टवेयर, लेकिन क्या है आप हार्डवेयर को सिक्योर नहीं कर सकते। तो हमें फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर हार्डवेयर को सिक्योर करना होता है, फोकस हमारा हार्डवेयर पे होता है। जी। नेक्स्ट वन हमारे पास है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। एनीवन एल्स? इसके बारे में पहले ये कोई मुझे बता दे, इंफॉर्मेशन होता क्या है? व्हाट इज इंफॉर्मेशन? एनीवन? मैम कलेक्शन आयशा? ऑफ डेटा। जी, सिलेक्शन ऑफ मैम डाटा, आप अपना प्रोटेक्ट नाम के डाटा, साथ बता दें। प्रोटेक्ट करना डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड सिचुएशंस, एसएसएस वगैरह से। ठीक है, लेकिन हम फिजिकल सिक्योरिटी में भी तो अपना डाटा प्रोटेक्ट कर रहे थे। मैम वहाँ पे फिजिकल चीजें मतलब जैसे हार्डवेयर वगैरह इन्वॉल्व हो गया, तो यहाँ पे जो है सिंपल जो लैपटॉप या कंप्यूटर्स में जो डाटा होता है, फायरवॉल्स हो गई, मतलब इन चीजों को सिक्योर करना ठीक है, गुड, वायरसेस वेरी से। गुड। जी, गुड। और किसी और की भी मुझे आवाज आ रही थी दरमियान में। जी मैम। हाँ जी, आप भी बता दें, आपके ख्याल में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है? मैम इन्फॉर्मेशन से ये है ना कि हर किस्म की जो इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, किसी चीज़ के रिलेटेड हो या किसी पर्सन के रिलेटेड, तो उस हर चीज़ को या इन्फॉर्मेशन को जो है ना, हमें वो हैकर्स वगैरह से या किसी भी जो इस तरह के हैक्स या नाजायज़ होते हैं उन वगैरह से ना महफूज करने के लिए जो हम करते हैं उसे इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि इंफॉर्मेशन कहते किसे हैं? हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं, डाटा किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, तो वो कंप्यूटर वाला बता रहे हैं, डाटा किसे कहते हैं? मैम मैम रो फैक्ट्स एंड फिगर्स को डाटा कहते हैं और प्रोसेस डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। गुड। और किसी और की भी आवाज आई थी? मैम कलेक्शन ऑफ जीरोस एंड वंस को डाटा किया जाता है। और इंफॉर्मेशन? Ma'am, information is when data is given in the context and meaning full sentence. ठीक है, आप सबने ठीक बताने की कोशिश की है और ठीक बताया भी है। तो सबसे पहले हमारे पास डाटा यही होता है, अनप्रोसेस होता है। मैंने काफी सारे इंटीजर्स 1010 में लिख कर रख दिए एक पेज पे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है। इवन कि अगर मैं ए टू जी जो है अल्फाबेट्स लिख दूं, वो भी आपको समझ में नहीं आएंगे कि क्या मतलब क्या बताने की कोशिश की जा रही है। इससे
अगर हम उसको प्रोसेस करेंगे, उसका कोई मीनिंग निकलेगा तो हमारे पास इंफॉर्मेशन हो जाती है, और इसमें हमने अपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है। इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास लैपटॉप्स में, ये मेरी प्रेजेंटेशन है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि प्रोसेस डाटा, प्रॉपर डाटा मैंने बनाया हुआ है। उसके अलावा सर्वर्स के अंदर हमारा डाटा पड़ा होता है, हमारे क्रेडेंशियल्स पड़े होते हैं, वो सारा किस में आता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? मैम फिजिकल सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का डिफरेंस दोबारा बता दें। फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर ये होता है कि हमने अपने फिजिकल एसेट्स को जो है वो सेफ गार्ड करना होता है। फिजिकल मतलब डिवाइस जैसे यूएसबी है, यूएसबी का जो हार्डवेयर है उसको सेफ करना है। अगर लैपटॉप है तो आपका लैपटॉप सिक्योर होना चाहिए, आपकी डिवाइस किसी दूसरे पर्सन के पास ना हो, अनऑथराइज के पास। लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करेंगे तो उसमें आपके सॉफ्टवेयर भी आएंगे, आपके क्रेडेंशियल, सॉफ्ट डाटा, क्रेडेंशियल्स, प्रेजेंटेशन, सर्वर्स, जितने भी ये सारा डाटा ये आएगा। ओके, यस मैम। ये बेसिक डिफरेंस है फिजिकल सिक्योरिटी का और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है, इसमें हमने वो डाटा को सिक्योर करना होता है जो हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल रहता है। हमारा सारा डाटा इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होता, ऐसा ही है। यस। वेल आज के दौर में वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन मोस्टली कुछ डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता इंटरनेट पे। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि मेरे पास इस टाइम आईएसओ फाइल मैंने एक डाउनलोड की थी विंडोज की, उसको मैंने अपने वन ड्राइव में सेव नहीं किया, उसे मेरे कंप्यूटर में सेव है। अगर मेरा कंप्यूटर को कुछ होता है, उसमें वायरस आता है या मुझसे फाइल अनइंटेंशनली डिलीट हो जाती है, तो क्या होगा, वो फाइल डिलीट हो गया, उसकी कोई रिकवरी नहीं है, वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं थी। ओके, साइबर सिक्योरिटी में वो है कि हमने अपना इंटरनेट पे जो डाटा है उसको सिक्योर करना है। इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन? आई एज्यूम के नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे रिस्पॉन्स करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नो हाँ, मैम। ओके। तो सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल सिक्योरिटी, रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड डाटा फ्रॉम द फिजिकल एक्शन एंड द इवेंट दैट कुड कॉज सीरियस लॉस और डैमेज। हमने अपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क को बचाना है फिजिकल एक्शन से जो लॉस कर सकते हैं। अब नेटवर्क में आप लोगों के माइंड में कोई एग्जांपल आ रही है फिजिकल सिक्योरिटी की? मारिया का हैंड रेज है। हमारे पास अलीशा, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें, फिजिकल सिक्योरिटी की कोई एग्जांपल देना चाहें नेटवर्क से रिलेटेड? सर्वर रूम, अरसल सईद ने कहा है। अरसल, आई थिंक सर्वर्स और रूम्स नहीं आएंगे, आप इसमें इथरनेट की केबल ले सकते हैं। ठीक है, सर्वर्स भी आप प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी भी कुछ फिजिकल आ रहा होता है, लेकिन वो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ज़्यादा कंसीडर हो रहा होता है। तो नेटवर्क में अगर आप जाना चाहें तो आप, हो सकता है कभी कभी आपके घर इंटरनेट ना आता हो, या टावर्स, सैटेलाइट, ये इसकी वजह यही होती है कि आपकी इथरनेट की केबल्स होती है वो डैमेज हो जाती है। ये हमारे पास फिजिकल सिक्योरिटी में आता है कि आपने अपने इंटरनेट को सिक्योर नहीं की, मतलब केबल को सिक्योर नहीं किया, इस वजह से अब आप इंटरनेट जो है वो यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हमने अपने डाटा को, इंफॉर्मेशन को एनी फॉर्म में प्रोटेक्ट करना है। सर्वर्स भी मैंने आपको बताया कि अगर हमने फिजिकल सिक्योरिटी में देखना हो ना, तो सर्वर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे पास क्लाउड पे वीएम्स पड़ी होती हैं, और दूसरे हमारे पास फिजिकल सर्वर्स होते हैं, जो सर्वर्स काफी बड़े बड़े कंप्यूटर्स बनाए होते हैं। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, लेकिन ये कनेक्ट आ सकते हैं। ये किसका क्वेश्चन था? मारिया, मारिया आपका क्वेश्चन था। सेम साइबर सिक्योरिटी वो हमारे पास क्या कर रही है, इंटरनेट से कनेक्टेड जितनी भी चीजें हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा, उनको हमने साइबर थ्रेट से महफूज रखना है। तो
आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सॉफ्टवेयर, ये एक्चुअली वर्ड सॉफ्टवेयर इस तरह नहीं यूज हो रहा है, ये इस तरह यूज हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका डाटा जो है वो एक एसएसडी में सिक्योर है और कोई आता है और वो एसएसडी उठा के ले जाता है, आपका वो अनऑथराइज एक्सेस हो गई है उसका डाटा में। आपका डाटा बेशक इनक्रिप्ट हो या ना इनक्रिप्ट हो, उसे 1 घंटा 2 घंटे लगेंगे उसको अनक्रिप्ट करने में। ओके, ये क्वेश्चन था अदरीस इब्राहिम का। ये इस तरह सिक्योर सॉफ्टवेयर में आ रहा है कि आपने अपने फिजिकल, अगर आपकी यूएसबी चोरी हो जाती है तो यूएसबी में सारा डाटा आपका जो है वो आपकी एक्सेस खत्म हो जाएगी डाटा पे। नेक्स्ट हमारे पास है पिलर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, पिलर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अगर आप नेक्स्ट में जाकर सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी सीसी का अगर आप देना चाहें, टेस्ट देना चाहें या सी या आईएसएसपी का भी देना चाहें तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये मोस्टली आ जाता है। सबसे पहले हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी। एनीवन फ्रॉम द क्लास जो कॉन्फिडेंशियलिटी को एक्सप्लेन करना चाहे। Keeping data private. रिपीट कीजिए प्लीज। मैम डाटा को अनऑथराइज्ड लोगों की एक्सेस से बचा के रखना, मतलब उसको प्रोटेक्ट रखना। यस यस, वेरी गुड। एनीवन एल्स? Keeping data private and restricted to authorized user, for example, like password protection. वेरी गुड, वेरी गुड। एंड इदरीस इब्राहिम ने आगे इसकी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन भी बता दी है। इदरीस इब्राहिम, आप अपना माइक अनम्यूट करके इसको एक्सप्लेन कर दें कॉन्फिडेंशियलिटी को। ठीक है, इदरीस इब्राहिम आई थिंक माइक नहीं अनम्यूट कर सकते, बट कॉन्फिडेंशियलिटी हमारे पास यही होती है कि हमने अपने डाटा को अनऑथराइज एक्सेस से बचाना है। अब अनऑथराइज एक्सेस की कौन क्या होती है? जिसमें उस पर्सन को एक्सेस ना दी जाए या उस टाइम पे एक्सेस अवेलेबल ना हो। मींस ये कि मेरे पास आपकी क्लास का डाटा है कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम क्या हैं, और बस इतना ही डाटा आपका मेरे साथ शेयर किया गया है। लेकिन क्या होता है, आपके पैरेलल में एक और क्लास हो रही है वेब डेवलपमेंट की, और मुझे वेब डेवलपमेंट की क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा की एक्सेस ले लूँ तो ये क्या अनऑथराइज एक्सेस है, मेरा उससे काम नहीं है, मुझे उस अलाउ नहीं किया गया अब इन्होंने, तो इस क्या होगा, ये अनऑथराइज एक्सेस होगी मेरी डाटा पे। इसी तरह आप लोगों से अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि आप अपना सीएनआईसी शेयर करें, आप कभी भी अपना सीएनआईसी शेयर नहीं करेंगे। आई होप सो कि आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मुझे आपकी सीएनआईसी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपका पर्सनल डाटा है जो आपको आइडेंटिफाई कर रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अगर आप बैंक आपसे सीएनआईसी मांगे, आपसे दे देंगे, आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर सीएनआईसी चाहिए तो आप उसे दे देते हैं। और हाँ, अगर स्कैमर्स कॉल करके सीएनआईसी मांगे तब भी मोस्ट ऑफ द पीपल दे देते होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी का फर्स्ट पिलर है कि डाटा शुड बी अवेलेबल ओनली टू ऑथराइज्ड पर्सन। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेग्रिटी। एनीवन? Ensuring that data is accurate and complete. यस, और किसी और की भी आवाज आई थी दरमियान में? मैम हम ये डाटा बगैर, मतलब जिसका डाटा होगा उसकी परमिशन के बगैर चेंज नहीं कर सकते। यस, यही चीज। एनीवन एल्स? वॉइस में से किसी की आवाज आई थी, वो खामोश हो गया। Ma'am, data is accurate, confident, and modified. यस, इंटेग्रिटी में ये होता है कि हमारा डाटा अनअल्टरेड हो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं की जाए किसी भी अनऑथराइज पर्सन के लिए, कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसमें चेंजेस ना कर सके, इसे हम कहते हैं कि इंटेग्रिटी। अब फॉर एग्जांपल तस्वीर लगी हुई है अलिशबा की और डाटा जो है वो नीचे आमना का लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इंटेग्रिटी डैमेज हो गई है। ये जो फेक पासपोर्ट बनते हैं, फेक आईडीज होती हैं, फेक क्रेडेंशियल्स यूज हो जाते हैं, फेक बैंक अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स जो बन जाते हैं बैंक्स में, तो ये सारा इंटेग्रिटी उस टाइम जो है वो हमारे पास डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है अवेलेबिलिटी।
अब अवेलेबिलिटी के बारे में कौन बताना चाहेगा? मैम मैम अवेलेबिलिटी मतलब हमारे पास डाटा अवेलेबल होना चाहिए जब भी कोई उससे मतलब यूज़ करने लगे कोई, तो डाटा की एक्सेस होनी चाहिए। Yes, लाइक good. Whenever the data is required, the data is available there. यस, वेरी गुड। इब्राहिम राजा ने भी मुझे, मैं कमेंट्स भी रीड कर रही हूँ तो उसमें भी एक्यूरेट आंसर आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, जी अब्दुल राफे। मैम डेटा हमारे पास मतलब हर वक्त स्टोर हो, जब भी मतलब हमारा डेटा यानी कहीं अभी लॉस हो जाए इस वजह से, तो हमारे पास डेटाबेस के अंदर हमारा डेटा जो है वो स्टोर्ड होना चाहिए। ओके, आमना आमना, आपका भी हैंड रेज है। आप अगर अपने एक्यूरेट नेम से आएंगे तो अच्छी बात है। आमना आमना 34। यस मैम, मैंने आंसर किया है, वो आई थिंक पहले वाला हैंड रेज है, स्टार्ट में किया था। ओके, आप हैंड डाउन कर लें फिर। ओके मैम। तो हमारे पास अवेलेबिलिटी में यही होता है कि डाटा जब रिक्वायर्ड हो तब अवेलेबल हो। अब आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि आपने बैंक अकाउंट में पैसे रखवाए हुए हैं और आप अब बिल पे करने लगे और आपको पता चला कि आप एक्सेस नहीं कर पा रहे अपने अकाउंट को, तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी डैमेज हो रही है। ओके, तो हमारे पास डाटा, जब हमारे पास वेबसाइट्स जो हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जब बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आता होता है 9th-10th का या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, तो हमारे पास वेबसाइट बंद हो जाती है। सबके साथ यही होता है, सबकी बंद हो जाती है। तो वो भी क्या है, सर्वर पर लोड बढ़ जाता है और अवेलेबिलिटी जो है वो हमारे पास डैमेज हो जाती है। और इसी तरह हमारे पास पिलर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी 3 है, जिसे हम CIA ट्राइड कहते हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? ओनली अनऑथराइज्ड पीपल कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन। इसमें गोल क्या होता है कि हमारा सेंसिटिव डाटा जो है वो प्राइवेट रहे। यूजिंग पासवर्ड, अब हम इसको सिक्योर कैसे कर रहे हैं? पहले आप कॉन्फिडेंशियलिटी पे मुझे थ्रेट्स, किसी को पता है कॉन्फिडेंशियलिटी पे थ्रेट्स कौन कौन सी हैं? आपका डाटा लीक हो जाता है और इंक्रिप्शन, एक्सेस हैक हो कंट्रोल जो है जाता वो है। लूज हो जाते हैं। एक्सेस कंट्रोल और इंक्रिप्शन तो एक सिक्योरिटी टूल है जिसे हम यूज कर रहे होते हैं, टेक्निक यूज कर रहे होते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि थ्रेट्स कौन से होते हैं, कि अगर आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी डैमेज हो तो क्या हो सकता है? मैम हैक हो सकता है ना डाटा। मैम डाटा अ, ब्रीचिंग हो सकती है, आपका डाटा आगे सोल्ड हो सकता है आपकी परमिशन के बगैर, और आपके डाटा को यूज हाँ, करके आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। बिल्कुल। आपको लोगों को एक्चुअली पता है कि जब आप लोग किसी ब्रीच पे अ, आते हैं तो एक्चुअली आपके डाटा के साथ होता क्या है? उसको सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू हम सोशल इंजीनियरिंग इट्स काइंड हो जाती है, फिशिंग भी हो सकती है। यस, ये सबसे ज्यादा थ्रेट है, सोशल इंजीनियरिंग। और ये बहुत सोफिस्टिकेटेड थ्रेट्स आए हुए हैं आजकल। तो जब भी आपका डाटा लॉस होता है, आपको शायद ना पता हो लेकिन डार्क वेब के अंदर कंटेनियम नाम की जो एक वेबसाइट थी, अब तो सर्वर डाउन हो गया है, लेकिन एक थी, उसमें वो क्या करते थे, आपकी कुकी स्टोर होती हैं वेबसाइट के अंदर, कुछ थोड़ा सा डाटा ना स्टोर कर देते हैं, ताकि जब हम दोबारा से वेबसाइट को विजिट करें तो हमें आसानी हो। तो उसे हम कुकीज कहते हैं। तो वो आपकी कुकीज से जो है वो आपको कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करते थे, और उसके लिए जो है वो आपसे ऑथेंटिकेशन मांगते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके स्कूल क्या है, आपकी बर्थडे क्या है। तो ये सारा आपका जितना भी डाटा ब्रीच होता है ना, तो ये इस काम के लिए यूज हो रहा होता है, मोस्टली फिशिंग के लिए, और इस तरह हैक में यूज हो रहा होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि डाटा ब्रीच जो एक सिविलियन पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन है, उसका जो है वो किसी और पर्पस के लिए यूज हो, क्योंकि इम्पोर्टेंस नहीं होती। अब आप लोगों के पास क्या डाटा होगा जिसको उन्होंने ब्रीच कर जो है वो पैसे कमाने हैं, स्कोप पैसे कमाना होता है उनका भी। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या होता है? अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या करते हैं हम? पासवर्ड लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इंक्रिप्शन का किसी को आइडिया है? जी, हैशिंग वगैरह। मैम जी, इंक्रिप्शन और हैशिंग, अब ये दो अलग मुझे आप लोगों ने इनकी डेफिनेशन बतानी है। जी, अब्रिश खान।
अस्सलाम वालेकुम, am I audible? जी, आप ऑडिबल हैं। एन्क्रिप्शन के अंदर होता ही है कि आप अपने डेटा को सिक्योर करते हो एक अदद इनकोड करके, और हैशिंग के अंदर एक अदद आपको हैश मिलता है जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है ना स्टोर होती है। उसके पीछे आपकी जितना भी डेटा जो आपको सिक्योर करना होता है वो आपका सिक्योर होता है थ्रू एन एल्गोरिथम जो कि हैशिंग एल्गोरिथम होता है आपका। ओके, एनीवन एल्स? मैम इसमें हम लोग सीजर साइपर वाले एल्गोरिथम वगैरह यूज करते हैं, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, जिससे हमारा डेटा सेफ होता है। ठीक है। यहाँ पर मारिया शेख ने भी रिप्लाई किया हुआ है, इब्राहिम राजा ने भी किया हुआ है, तो आप खुद जो है वो अपने मैसेजेस ऑन करके देख लें। तो एक्चुअली इंक्रिप्शन में क्या होता है कि हम अपने डाटा को जो है वो अनरीडेबल टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं। अब जैसे ये CIA है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं CIA को किसी तरह AIC में, आप एल्गोरिदम छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, अगर मैं इसको AIC में चेंज कर दूं तो ये आपके लिए इलॉजिकल बात होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन जो पर्सन है जिसको मैंने पहले बताया हुआ है कि CIA इज इक्वल टू AI है, तो उसको पता लग जाएगा। तो इसी तरह हम क्या कहते हैं, एक इंक्रिप्शन में हम अपने एक्चुअल, जैसे CIA का एक्चुअल वर्ड है, उसको इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करेंगे और वो जो है वो एक इलॉजिकल वर्ड्स बन जाएंगे। या समटाइम्स ये होता है कि अगर आप SHA यूज कर लें तो 100F24 समथिंग बड़ा सारा आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है इंक्रिप्शन। अब हैशिंग क्या होती है, वो वन वे फंक्शन होता है। उसमें हम क्या करते हैं, एक दफा हम अपने डाटा को हैश फंक्शन से गुजारते हैं और उसके बाद उसकी एक हैश निकल आती है जो कि अनचेंजेबल होती है। इंक्रिप्शन रिवर्स हो सकती है, आप अपने डाटा को डिक्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन आप हैशिंग से जो है वो डिक्रिप्शन की तरफ नहीं जा सकते। अंडरस्टैंड? ये सिर्फ इसका बेसिक डिफरेंस देख लें। इंक्रिप्शन जो है वो इरिवर्सिबल है, हैशिंग नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी में हमारे पास है इंफॉर्मेशन शुड बी रिमेन एक्यूरेट, कंप्लीट और नॉन रिलेटेड। अब इंटेग्रिटी डैमेज टू टाइप से होती है, एक इंटेंशनली और दूसरी अनइंटेंशनल। अब इंटेंशनली ये होता है कि एक पर्सन है, इनसाइडर थ्रेट जो होते हैं वो कंपनी के इनसाइड में थ्रेट्स होते हैं जो जानबूझ के जो है वो गलत काम कर रहे होते हैं या इंफॉर्मेशन लीक कर रहे होते हैं। या तो किसी पर्सन को इनसाइडर थ्रेट है जिसने जानबूझ के जो है वो सर्वर्स के लॉगिन पासवर्ड चेंज किए हैं, उसने लोग सर्वर्स के अंदर जाके जो है वो उसने उसने मैनुअल चेंज किया है, उसने उसने उसमें टूल्स ऐड किए हैं, मीन्स उसने उसमें लोगों को मजीद जो है वो एक्सेस प्रोवाइड कर दिया। तो ये सारे क्या आती है, इंटेंशनल। लेकिन हो सकता है किसी पर्सन ने जो है वो गलती से जो है वो किसी को एक्सेस दे दी हो। तो इस तरह हमारे पास इंटेग्रिटी इंटेंशनल भी होती है और अनइंटेंशनल भी होती है, और हमने दोनों तरह से जो है वो अपनी इंटेग्रिटी डैमेज होने से बचानी होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिवेंट अनऑथराइज्ड चेंजेस टू डाटा यूजिंग चेकसम और डिजिटल सिग्नेचर्स टू मेक श्योर अ फाइल हैज नॉट बीन टेम्पर्ड। अब चेकसम और डिजिटल सिग्नेचर्स का किसी को आइडिया? किसी को आइडिया नहीं है? चेकसम एक स्मॉल साइज ऑफ जैसे डेटा होता है जो एक कैलकुलेटेड एल्गोरिथम से जनरेट होता है और वो लास्ट नंबर के तौर पे जाता है। वो एक सेंडर्स को सेंड करता है डेटा के साथ। तो चेकसम सेंड करने का एक्चुअल पर्पस क्या होता है? ताकि डेटा को रीचेक कर सके इफ द डेटा इज करेक्ट और नॉट। ओके, एंड डिजिटल सिग्नेचर? मैम वो ऑथेंटिकेट करता है चेकसम के बाद कि डाटा को के साथ टेम्परिंग हुई है या नहीं, कि डाटा ठीक है कि वेरी नहीं। गुड, बोथ ऑफ यू आर राइट। चेकसम में हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल जो होता है चेकसम जो है सिर्फ एरर्स के लिए यूज होता है कि अगर हम नेटवर्क पर अपना डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो अगर उसमें कोई एरर आता है तो हमारे पास चेकसम होता है जो कि बता रहा होता है कि यस एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई मसला हुआ है उसके साथ। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर्स जो होते हैं वो एक्चुअली टेम्परिंग को टारगेट कर रहे होते हैं। इसका मेन पर्पस यही होता है कि आपने अपने डाटा को टेम्पर होने से बचाना है। अब मोस्टली ये होता है कि हमारे पास लिनक्स के अंदर जब हम उसकी फाइल वगैरह डाउनलोड करते हैं तो साथ में नीचे उन्होंने सिग्नेचर्स भी दिए होते हैं, या शाह के
लिंक लिखा होता है और चेकसम लिखा होता है, तो वो ये इसी पर्पज के लिए लिखा होता है कि उसका पर्पज जो होता है वो इंटेग्रिटी को जो है वो चेक करना होता है कि आपका जो डाटा है आप जो डाउनलोड कर रहे हैं वो एक्यूरेट कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी इंटेग्रिटी जो है वो अपने किसी भी सॉफ्टवेयर की इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प दैट इज यूज टू वेरीफाई द डाटा, ठीक है, ये भी यूज होती हैं। मीन इंटेग्रिटी में अभी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो अगर आपकी इंटेग्रिटी डैमेज होती है तो कैसे होगी, इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है? डाटा करप्शन, राइट, लॉस ऑफ डाटा, लॉस ऑफ डाटा भी हो सकता है, डाटा करप्शन सबसे ज्यादा राइट है। और दूसरा ये कि हमारे पास जो है वो इम्पर्सोनेशन जो है वो सबसे ज्यादा हो सकती है कि कोई आपको इम्पर्सोनेट कर जो है वो अ, आपका जैसे बैंक अकाउंट की मोस्टली बात ये होती है कि वो इम्पर्सोनेशन कर रहे होते हैं। यस, समवन कैन पब्लिश योर डाटा, अनऑथराइज्ड एक्सेस भी राइट है कि आपकी इंफॉर्मेशन यूज कर जो है वो आपका अकाउंट एक्सेस हो सकता है। तो ये हमारे पास है इंटेग्रिटी। नेक्स्ट हमारे पास है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में ये था कि हमारे पास एक्सेसिबिलिटी हर टाइम होनी चाहिए हमारे डाटा की। इंफॉर्मेशन एंड द सिस्टम शुड बी एक्सेसिबल व्हेन नीडेड। इंफॉर्मेशन एंड, ठीक है, ये रिपीट होगी ये लाइन। अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी डैमेज होती है तो क्या होता है? अगर अवेलेबिलिटी डैमेज होगी तो हमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं? डाटा लॉस, जी कोई बोलना चाह रहा था इसमें। टाइमली एक्सेस पॉसिबल नहीं होती, टाइम ज़ाया होता है और उनको बाद में अगर कोई परमानेंट डैमेज हो जाए तो दोबारा वो सारा डाटा उसको बैकअप करना पड़ेगा। हाँ जी, एक्सेस पॉसिबल नहीं होती, डाटा लॉस हो सकता है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो होता है वो लॉस होता है ट्रस्ट का, कस्टमर का और उस पर्सन का। मैम अगर कोई जी बिजनेस वगैरह भी कर रहे होते हैं तो अगर उनका भी इस तरह हो जाए तो उनका बिजनेस वगैरह भी बंद हो सकता है, लाइक क्योंकि उन्होंने भी तो अपना काम इस तरह ही किया होता है कंप्यूटर वगैरह पे। जी, और लॉस वो ऑफ ट्रस्ट, रेपुटेशन, रिस्क ऑफ, जी जी मैम और जो पासवर्ड लॉगिन हम करते हैं हमारे जीमेल के, इनका भी बन जाता है, ये भी हो जाते हैं, लॉगिन नहीं होते हमारे पासवर्ड। मैम इसमें जी, कोई और बोलना चाह रहा था? मैम इसमें मेनली हम बैंकिंग की एग्जांपल ले सकते हैं कि जब उनका सिस्टम अवेलेबल ना हो तो वहाँ पे कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है, क्योंकि उनको वेट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, यस, लूज कर सकते तो हैं। जी, अवेलेबिलिटी में हमें कोई मॉनिटरी ऐसा नहीं है कि मनी का लॉस नहीं होता, लेकिन ये कि इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट लॉस नहीं होता। लेकिन सबसे ज्यादा जो डैमेज होती है वो रेपुटेशन डैमेज होती है। अगर आप एक लाइन में खड़े हुए हैं और आपके पास एक निजान का बैंक कार्ड है और आप वहां से अपनी पेमेंट करना चाह रहे हैं और ड्यू टू डिसरप्शन आपकी पेमेंट नहीं हो रही, तो क्या करेंगे आप? पहले जाके उस अकाउंट से अपना अकाउंट बंद करवाएंगे। तो ये इस तरह आपकी रेपुटेशन लॉस हुई है। इसी तरह अगर कोई कंपनी क्लाउड कंपनी है जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वीएम्स दे रही है, तो अगर उसकी वीएम्स बंद हो जाती हैं तो फिर वो आंसरेबल है इन फ्रंट ऑफ अ कस्टमर। तो अवेलेबिलिटी हमें सबसे ज्यादा जो है वो रेपुटेशन डैमेज देती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? बैकअप क्रिएट कर सकते हैं, सर्वर्स, बैकअप सर्वर्स भी होते हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। और हम पावर सप्लाई को यूज कर सकते हैं कि अगर जैसे लाइट चली जाती है, तो अब लाइट चली जाती है तो अब क्या है, आप पावर सप्लाई को यूज कर सकते हो। अगर आपके पास जो है वो रैंसमवेयर आ गया और आपका डाटा करप्ट हो गया है, तो आप बैकअप कर सकते हैं अपने डाटा को। इसी तरह आप सर्वर्स बना सकते हैं। मे भी आप लोगों ने नाम सुना हो, लेकिन लोड बैलेंसर्स मोस्टली यूज कर रहे होते हैं वेबसाइट को। क्या कर रहे होते हैं, जब ज्यादा लोड आता है किसी वेबसाइट पे तो वो दूसरी रिसोर्सेज जो है वो यूज करने लग जाते हैं लोड बैलेंसर के। टेम्पर, टेम्पर का वर्ड मैंने बोला था। टेम्पर, टेम्पर का मतलब यही होता है कि चेंज कर देना, बदल देना। जी, प्रोसेस डिले हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा।
तो ये हमारे पास CIA ट्राइड है। अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी अचीव नहीं करते तो हम क्या अचीव करते हैं? ये हमारे पास CIA ट्राइड अगर अचीव नहीं होता तो DAD ट्राइड अचीव होता है। अब DAD है क्या एक्चुअल? CIA हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी अचीव नहीं करते तो हम अचीव करते हैं डिस्क्लोजर, आर्बिट्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन। अब डिस्क्लोजर क्या होता है? एनीवन? ये कॉन्फिडेंशियलिटी के ऑपोजिट होता है। इसमें आप जो है क्या कहते हैं, बेसिकली हैकर को डेटाबेस का एक्सेस मिल जाता है और वो डेटा को वो कर लेता है, स्टील कर लेता है। जी, आपका डेटा जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है। आपने कभी अपनी ईमेल चेक किया कि आपकी ईमेल जो है वो किसी ने कभी स्टॉल की हो? कभी आपने वेरीफाई किया? नो प्रोबेबली नहीं किया। नहीं किया तो आज हम फिर करेंगे। तो इंटेग्रिटी हमारे पास क्या होती है? ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन हमारे पास क्या होती है कि डाटा हमारे पास चेंज हो गया है, जो एक्चुअल डाटा हमारे पास था वो अब नहीं अवेलेबल, तो ये हमारे पास आता है ऑल्ट्रेशन में। नेक्स्ट हमारे पास है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी ये होती है कि आपके पास डाटा हर टाइम अवेलेबल हो, और डिस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि अब आपका डाटा डिस्ट्रॉय हो गया और वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है? DDoS अटैक का सुने? यस मिस, यस। सुना है? जिन्होंने सुना है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे क्या होता है? मैम हम एक से ज्यादा बोट्स किसी सर्वर को कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट भेजे तो वो डीडोस अटैक होगा। इसी तरह। जी। DOS स्टैंड फॉर, जी कोई और बताना चाह रहा था? आपकी नेटवर्क की ट्रैफिक बढ़ जाती है। आप नेटवर्क की जो ठीक है, ट्रैफिक है वो आप जो आपका सर्वर है वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा होता। यस, ये भी ठीक है बिल्कुल। बोथ सर्वर को इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट भेजते हैं कि वो ओवरवेलम होकर जब आपकी रिक्वेस्ट उसे रिसीव होती है तो वो उसको डिनाई कर देता है। यस, ऐसा ही होता है। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? अपनी नेटवर्क की ट्रैफिक को यूज कर रहे होते हैं ताकि सर्वर जो है हमारे पर डाउन हो जाए। तो डिनाइल ऑफ सर्विसेज डॉस अटैक कहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज में डीडोस अटैक होता है। इसमें यही होता है कि हम बहुत ज्यादा जो अपनी ट्रैफिक सेंड कर रहे होते हैं। इसको हम डिटेल से जो है वो बाद में देखते हैं। ठीक है? नेक्स्ट कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए सेशन स्टार्ट करने से पहले। तो एक्सप्लॉइट, किसी को आइडिया है एक्सप्लॉइट क्या होता है? मैम किसी की कमजोरी का गलत फायदा उठाना या किसी का गलत फायदा उठाना वैसे। ये तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लॉइट है। मैं तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पूछ रही हूँ। मैम साइबर सिक्योरिटी में ये होगा कि वो हमारे वीक पॉइंट्स देखेंगे जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी बहुत वीक है और उसको पकड़ के वो उससे अटैक करने की कोशिश मैम करेंगे। किसी को लाइक सिक्योरिटी मतलब किसी को थ्रेट करना, उसकी पिक्चर्स को लाइक वायरल करके उसको उसकी ही वीकनेस से उसको थ्रेट करना स्टार्ट कर देना सोशली प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, एनीवन एल्स सिस्टम की तो इसमें ऐड सिस्टम करना चाहे? वल्नरेबिलिटीज को यूज करके आपके डाटा को एक्सेस कर लेना। Ma'am, basically Hack कर exploit लेना। is what a hacker uses to attack a system by taking advantage of a flaw. जी, ये भी ठीक है। मुझे लगता है अब आपका चैटजीपीटी आपकी हेल्प कर रहा है। ऐसे ही है? नो मैम, ऊपर लिखा हुआ है सामने। अगर आपने पढ़ा हुआ है ठीक है, अगर आप फिर भी देखती भी बता रहे हैं तो भी ठीक है, इट्स ओके। तो एक्सप्लॉइट में हमारे पास क्या होता है? इंग्लिश के अंदर कुछ लोगों ने डेफिनेशन सुनाई इंग्लिश में, कुछ ने मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन भी बता दी। लेकिन एक्सप्लॉइट एक्चुअली क्या है? वो टेक्निक्स और प्रोसीजर है जो हम यूज कर रहे हैं वीकनेस किसी भी चीज की सिस्टम को, वल्नरेबिलिटी को यूज करने के लिए।
अगर आपके पास एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, जैसे आप शायद ना सुना हो, लेकिन हम ये जैसे कहते हैं विंडोज 11 के इस वर्जन का एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्सप्लॉइट मतलब जिस टेक्निक प्रोसीजर कोड को यूज करके आप उसकी वल्नरेबिलिटी को जो है वो डिस्ट्रॉय उसको यूज कर सकते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम एक्चुअली एक्सप्लॉइट कह रहे हैं। कभी आपने नाम सुने हैं डीबी डेटाबेस? किसका मैम नेम? डेटा डीबी डेटाबेस, जहाँ पे एक्सप्लॉइट पड़े होते हैं। मेटास्प्लॉइट का नाम सुना है आपने? जी सुना हुआ है। जी, तो मेटास्प्लॉइट क्या करता है? जिन्होंने सुना हुआ है वो बताएं क्या करता है, कोई आइडिया है आपको? इट्स सॉर्ट ऑफ अ वनरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पर जिसको खुद वनरेबल बनाया गया है, जहाँ पर हम एक्सप्लॉइट परफॉर्म कर सकते हैं। जी, उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें कुछ टूल्स हैं जो कि मैप करते हैं हमारे एक्सप्लॉइट को विद द वर्जन। मींस ये कि आपने वर्जन होते हैं 10.2 के अंदर ये वल्नरेबिलिटी है जिसे 10.3 में रिमूव कर दिया जाता है, तो वो क्या होता है, इसका एक एक्सप्लॉइट बना हुआ होता है, उसे रख दिया जाता है। अगर कोई पर्सन पुराना वर्जन यूज कर रहा है तो फौरन उस पर एक्सप्लॉइट यूज करके एक्सेस मिल जाती है। So exploit a tick or a code hackers use to take advantages or of a weaknesses in a system. Next one is patch. सबको पता होगा पैच क्या होता है? जी, अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट या वैसी अपडेट हमारे गेम्स की अपडेट आ जाती है, समटाइम्स मोबाइल के सॉफ्टवेयर की अपडेट आ जाती है, और मोस्टली विंडो 11 की तो बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं, तो फिर मॉडिफाई कर रहे होते हैं वो कोड को, ताकि अगर उसमें कोई सिक्योरिटी होल लूप होल्स रह गई हैं, कोई बग्स हैं, तो वो हमारे पास जो है वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है वल्नरेबिलिटी। अब वल्नरेबिलिटी क्या होता है? वीकनेस या जो vulner- ऐसी चीज जिसकी वजह से आप हैकिंग के की तरफ ज्यादा एक्सपोज पाओ आपका सिस्टम। जी ठीक है, कंसीडर किया जा सकता है। एनीवन एल्स? बेसिकली वल्नरेबिलिटी डैमेज ऑफ डाटा होता है कि आपका डाटा डैमेज हो जाता है या स्टील हो जाता है। कोई भी डाटा अगर आपका स्टील हो रहा है या फिर कोई चोरी कर रहा है या फिर कोई असेस करने की कोशिश कर रहा है तो वल्नरेबिलिटी में काउंट होगा। नहीं, वल्नरेबिलिटी में हमारे पास डाटा एक्चुअल स्टील और डैमेज नहीं हो रहा होता, लेकिन आपकी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक थी। कोई और? मैम वीक स्पॉट हो वल्नरेबिलिटी सकता है सॉफ्टवेयर में, जी, वीक स्पॉट हो सकता है सॉफ्टवेयर में जिसको पकड़ के वहाँ पे हैकर्स उसके एडवांटेज लें। वल्नरेबिलिटी जी, एक मिनट। वल्नरेबिलिटी हमारे पास वो वीकनेस और फ्लॉ होता है जिसको यूज करता है हैकर। क्या करता है, इसको मैप करता है एक्सप्लॉइट के साथ और फिर हमारे डाटा पे एक्सेस कर लेता है ताकि वो अनऑथराइज एक्सेस गेन कर सके, वो इसे स्टील कर सके। अगर आप कहते हैं ना कि आपके सिस्टम में वल्नरेबिलिटी है, तो जरूरी नहीं है कि किसी ने वो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट भी की हो सकता है मेरे सिस्टम में इस टाइम बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज है। इस टाइम ये देखें, आपको नजर, ओके सॉरी, सिर्फ वेब आपके साथ शेयर है। ओके, तो हमारे पास जब हम अपना विंडो डिफेंडर ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है, हमारा सिस्टम वर्नेबल बन जाता है। यानी अब हम पे कोई अटैक करेगा नेटवर्क के थ्रू, तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेगा। यस, वीक पासवर्ड भी हमारे पास एक वर्नेबिलिटी कंसीडर होता है, लेकिन क्या जरूरी नहीं है कि हर वर्नेबिलिटी जो है वो एक्सप्लॉइट हो सके। अगर आपका वीक पासवर्ड आपने रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आप जरूरी नहीं है कि आप हैक हो जाएं, तो हमारे पास वल्नरेबिलिटी फ्लॉ और वीकनेसेस को कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक्सप्लॉइटेबल भी हो। नेक्स्ट हमारे पास होता है बॉटनेट। इसका किसी ने जिक्र किया था, बॉटनेट। मैम जो डीडोस अटैक जी, ये यूज होता है इन और बाकी चीजों में कि आपके जो हैक कंप्यूटर्स होते हैं उनसे आप बार बार डीडोस अटैक्स के लिए जो उनसे रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर पे या बाकी, तो उनका जो एक नेटवर्क होता है आपके हैक सिस्टम का, उसको बॉटनेट्स कहते हैं। बॉटनेट्स को कहते हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बताया। कोई और इसमें ऐड करना चाहे?
नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स टू सेंड रिक्वेस्ट, इब्राहिम राजा ने लिखा है। यस, मालवेयर इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स दैट सेंड रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली। ये इंपॉर्टेंट बात है कि बॉटनेट्स क्या होते हैं, मालवेयर इन्फेक्टेड होते हैं। और हो सकता है आप भी किसी बॉटनेट का हिस्सा हूँ, मैं भी किसी बॉटनेट का पार्ट हूँ। तो इसमें एक्चुअल होता है क्या है कि आपके लैपटॉप को या आपके सिस्टम को पहले से ही जो है वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर से जो है वो अटैक कर पार्ट ऑफ बॉटनेट बना दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पर हैकर जो चाहे वो आपसे वो कमांड रन करवा सकता है। इसको जो है वो हम डिटेक्शन से बचने के लिए भी यूज करते हैं कि फर्स्ट करें आप में से कोई एक मेरे सिस्टम से कनेक्ट था, मैं किसी और के सिस्टम से कनेक्ट थी और फिर वो हैकर के सिस्टम से कनेक्ट था। अब हैकर ने वहां पे कमांड रन की कि ये चीज है ना फिशिंग के लिए उसने लिंक भेजा। एट द एंड ऑफ अ टाइम वो जब रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो क्या आएगा कि उस पर्सन ने जो है वो भेजा था लिंक, ठीक है। और वो हैकर जो चेन में 5th नंबर पे बैठा है वो बच जाएगा। आइडिया हुआ है? मैम रिपीट कर दें प्लीज। मैम दोबारा बता। दोबारा बता दूं, मैं ये कह रही हूँ फर्स्ट ये करें कि हैकर जो है वो उसने मेरे कंप्यूटर को अटैक किया है और मैं इस टाइम बॉटनेट का पार्ट हूँ, ठीक है। उसने क्या किया, मेरे कंप्यूटर से एक्सेस किया है और मेरे कंप्यूटर से उसने किसी और के कंप्यूटर पे अटैक किया है। फर्स्ट करें उसने अब्दुल्ला के कंप्यूटर पे अटैक किया है। अब क्या हुआ है, हम ये पार्ट हम 3 कंप्यूटर इकट्ठे लिंक कर रहे हैं। अब उसने क्या किया, उसने अपने कंप्यूटर से कमांड रन किया मेरे कंप्यूटर में और मेरे कंप्यूटर से रन किया है अब्दुल्ला के कंप्यूटर में, ताकि वो एक फिशिंग अटैक लॉन्च कर सके। अब एंड ऑफ अ डे ईमेल्स किसकी यूज हो रही हैं, अब्दुल्ला की। अगर उसे चेक करते हैं कि कहाँ से अटैक आया तो किसको पकड़ेंगे, अब्दुल्ला को। और वो अब्दुल्ला से क्या बैक पे आएंगे तो वो मुझे पकड़ सकते हैं। लेकिन ये क्या होती है, बॉटनेट्स की चेंज मिलियंस कंप्यूटर्स में होती है। कभी आपने टोर का नाम सुना? यस यस, मेस इसमें यही होता है कि आपने एक जी सुना मास्क हुआ पहना होता है। वीपीएन जी, होता है। उसमें भी यही होता है। हाँ, उसमें भी यही होता है कि आप मल्टीपल मिलियंस ऑफ चेन बना के कंप्यूटर्स की कनेक्ट होते हैं कि आपको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसी तरह ये जो मैंने आपको 3 कंप्यूटर्स की एग्जांपल दी है, इसको आप मिलियंस ऑफ चेन्स में देखें और अब आप सोचें कि क्या बैक आ सकता है अगर एफआईए वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो। नहीं बैक आया जा सकता। और तब इशू सबसे बड़ा ये होता है कि हो सकता है एक चाइना में हो, दूसरा जापान में हो, तीसरा अमेरिका में हो, चौथा मलेशिया में हो, 5वां टर्की में हो। तो क्या होता है, इतनी लंबी चेन बन जाती है कि आप जो है उसको बैक रिवर्स डिडक्ट नहीं कर सकते। तो ये इस तरह बॉटनेट सबसे ज्यादा यूज हो सकते हैं। डॉस जो है, डीडॉस जो होता है उसका कोई फायदा नहीं होता खास मॉनिटरी, तो वो बहुत कम होता है। हाँ, किसी से अगर रिवेंज लेना हो तो हम डीडॉस वगैरह पे जा रहे होते हैं, पर वैसे उसका कोई खास फायदा नहीं है। ये नो किसने लिखा है, अब्दुल राफिक? नेक्स्ट हमारे पास है थ्रेट्स। थ्रेट्स हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी चीज जो हमारे सिस्टम में डाटा को हार्म कर सकती है उसको हम थ्रेट्स कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क। अब रिस्क क्या होती है, एनीवन? Ma'am, risk is something that can impact the CIA. Okay, yes. Another one. बाकी सारे माइक म्यूट करके सो गए हैं। मैम रिस्क एक ऐसा प्रोटेक्शन है जिसके जरिए वो हैकर्स जो है ना सिस्टम को हैक्स कर सकते हैं। यस, रिस्क हम उस लाइकलीहुड को कहते हैं जिसपे आपका सिस्टम एक्सप्लॉइट हो सकता है। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, रिस्क ऑफ रेन की वजह से जो है वो सैलाब आ सकता है। तो अब क्या है, जो सैलाब उन इलाकों में ज्यादा आता है जहाँ पे बारिश ज्यादा हुई हो और वो दरिया के पास हो, उन इलाकों में कम आता है जो कि जहाँ पे बारिशें कम होती है। तो रिस्क हमारे पास लाइकलीहुड होती है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके नेटवर्क में एक वल्नरेबिलिटी है जो एक्सप्लॉइट हो सकती है। आपका पासवर्ड वीक है,
ये दो क्या है, ये दो डिफरेंट वर्नेबिलिटीज हैं, लेकिन इसमें अब रिस्क किस पे ज्यादा है? कौन सी पहले एक्सप्लॉइट हो सकती है? नहीं, आफ्टर सक्सेसफुल नहीं, एक्सप्लॉइट दैट कैन बी सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड। मेरा क्वेश्चन ये है कि रिस्क की एग्जांपल है, आपके पास एक वर्नेबिलिटी है नेटवर्क के अंदर, आपके नेटवर्क के अंदर एक वर्नेबिलिटी है कि कोई भी आपकी फायरवॉल को बाईपास कर सकता है, और दूसरा आपका पासवर्ड आपने वीक यूज किया हुआ है। तो इस दोनों में से कौन सी वर्नेबिलिटी पहले एक्सप्लॉइट हो सकती है, नेटवर्क की या पासवर्ड की? मैम पासवर्ड। अच्छा, और जो नेटवर्क का कह रहे हैं वो नेटवर्क क्यों कह रहे हैं, और जो पासवर्ड कह रहे हैं वो पासवर्ड क्यों कह रहे हैं? मैम नॉर्मल जैसे कि हम ना किसी का वाईफाई शेयर हुआ होता है, लोगों ने नॉर्मल कुछ लोगों ने नॉर्मल पासवर्ड लगाए होते हैं, जैसे कि 1 से लेके 8 तक। सिंपली कुछ लोग ऐसे ट्राई करते हैं कि वो लग जाता है, तो वो उनके वीक पासवर्ड होते हैं। और इस तरह मोबाइलों पे भी होता है, कुछ लोगों ने वीक से पासवर्ड लगाए होते हैं, तो इस वजह से वो मतलब हमारा जो है पासवर्ड ज़ी हो सकता है। यस, एक्चुअली इसमें आता ये है कि पासवर्ड, वीक पासवर्ड, जैसे वो बता रही है कि नॉन टेक्निकल पर्सन भी जो है वो आपका गैस कर सकता है। अगर आपका 4 डिजिट का पासवर्ड है तो वो एक नॉन टेक्निकल पर्सन, उसको जरूरत नहीं है ज्यादा मतलब कंप्यूटर पता होने की, वो भी आपका पासवर्ड गैस कर सकता है। लेकिन अगर आपकी एक नेटवर्क वेल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पहले आपको पूरे ऑथेंटिक करनी पड़ेगी, फिर आप उस पे नेक्स्ट पेज में जाएंगे, फिर आप उसकी स्कैनिंग करेंगे और फिर आपको वर्नेबिलिटी एक्सप्लॉइट करने का मौका मिलेगा। तो हमारे पास वैसे भी नेटवर्क की एडिशनल सिक्योरिटीज होती हैं, सिर्फ वो फायरवॉल पे नहीं होती, लेकिन रिस्क हमारे पास वो लाइकलीहुड है। अब हमारे पास अगर आपके पास अब एक कंपनी है, उसके पास इतना इतना ही जो है रिसोर्सेज हैं कि वो एक वर्नेबिलिटी को खत्म कर सकता है। रिस्क ऑफ वीक पासवर्ड या फिर नेटवर्क वर्नेबिलिटी, तब हमारे पास इसकी लाइक्लीहुड ली जाती है, रिस्क लिया जाता है, रिस्क पूरा प्लान क्रिएट किया जाता है और देखा जाता है कि हमने अपने रिसोर्सेज को कौन सी वर्नेबिलिटी खत्म करने के लिए यूज करना है। ठीक है, तो ये रिस्क ये होता है कि लाइक्लीहुड होती है और हमने इसे यूज करना होता है। मेरे ख्याल से वीक 5 के अंदर रिस्क मैनेजमेंट प्लान है। तो ये आगे के बारे में आइडिया। अब्दुल फुरकान जी, अब्दुल फुरकान, हमारे पास 6 मिनट्स रह गए हैं इस लेक्चर के और ये खत्म एंड होने वाला है। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन हमारे पास क्या होती है, एनीवन? फायरवॉल्स वगैरह, फायरवॉल्स वगैरह। मारिया आप? आईडीएस हो सकती है, आईपीएस हो सकती है। आईडीएस हो सकती है और आईपीएस हो सकती है। आईडीएस स्टैंड फॉर, जिनको नहीं पता, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और आईपीएस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। इसको हम आगे देर से स्टडी करेंगे, अभी मैं इसे नहीं छेड़। इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन ये होती है कि हमारी एंड्रॉइड जो है उसमें क्या प्रोटेक्शन लगी है। इससे एग्जाम्पल आप अपने मोबाइल को ले सकते हैं, हर किसी के पास मोबाइल होता है, हर किसी और आप अपने लैपटॉप को ले सकते हैं, कंप्यूटर्स को ले सकते हैं। आप अपने मोबाइल को कैसे सिक्योर करते हैं? पासवर्ड और फिंगरप्रिंट्स लगा के, पासवर्ड लगे होते हैं, फिंगरप्रिंट्स लगे होते हैं, और पासवर्ड, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। किसने अपने मोबाइल में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है? अरीबा, अरीबा थी? लैपटॉप में मोबाइल में नहीं है। जी, मोबाइल का अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर काफी होते हैं, हम और तरह से भी सिक्योर करते हैं। आप अपने गूगल अकाउंट को अब जब भी अपना मोबाइल ऑन करते हो अपने गूगल अकाउंट से लिंक कर देते हो। क्या, क्यों लिंक करते हो? ताकि उसकी सर्विसेज यूज कर सको। उसके अलावा वो क्या कर रहा होता है, बैकअप कर रहा होता है आपका डाटा। अगर आपका कल डाटा जो है वो लॉस्ट होता है तो आप क्या करते हो, आराम से बैकअप कर लेते हो। अगर आप नया मोबाइल खरीदते हो अपना अकाउंट लॉगिन करते हो, वहां से बैकअप रिस्टोर कर लेते हो।
ऐसे ही है। इसी तरह आप ये सारी सर्विसेज हैं जो आप उसकी यूज करते हो स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए। और क्या कर रहे होते हैं, आपने सिक्योरिटी लगाई होती है। मोस्टली जो है वो एप्स की भी सिक्योरिटी होती है कि आप लॉक कर सकते हैं। अगर आप जो है वो चाइल्ड अकाउंट बनाया है तो आप उस पर भी जो है वो पेरेंटल अकाउंट चेक रख सकते हैं। तो ये सारा आप क्या कर रहे होते हैं, अपनी डिवाइस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। आप जाते हैं जाके हर किसी के वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो जाते, हर किसी की वाईफाई से कनेक्ट होकर ट्रांजेक्शन नहीं करते। तो ये सारा क्या है, ये आप अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ना आप फायरवॉल्स को, ना आप नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ना सर्वर्स को, ना सिस्टम्स को, ना वेबसाइट को, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जी सानिया रेज। जी सानिया, आपने हैंड रेज किया है। मैम सॉरी, वो नेटवर्क चेंज किया तो इस वजह से। अच्छा चलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जीरो ट्रस्ट। जीरो ट्रस्ट पॉलिसी, आई थिंक इसका आइडिया नहीं होगा। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास एक मॉडल है, ट्रस्ट मॉडल। अब जैसे अब आप लॉग इन करते हैं, आप आपके पास एक मोबाइल है, हवावे कुछ इधर करें, आपके पास मोबाइल है और उसमें आपने अपना गूगल का अकाउंट लॉग इन किया होता है। तो आपने क्या किया होता है, सेव पासवर्ड। वो हर दफा आपसे पासवर्ड ही मांगता है जब भी आप लॉग इन करते हैं। लेकिन जीरो ट्रस्ट पॉलिसी में क्या होता है कि कोई ट्रस्ट नहीं होता। इसमें क्या है, आप जब भी लॉग इन करेंगे आप अपना पासवर्ड देंगे, ऑथेंटिकेशन करवाएंगे, और ये मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अगर आप के क्रेडेंशियल्स होते हैं वो कुछ टाइम के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपकी शिफ्ट जो है वो 8 आवर्स की है, तो आपकी क्रेडेंशियल्स भी सिर्फ 8 आवर्स के लिए काम करेंगे और उसके बाद जो है वो आप दोबारा से आपको लॉग इन होना पड़ेगा और फिर से जो है वो क्रेडेंशियल यूज करके लॉग इन करके आप जो है वो वेरीफाई करवाएंगे अपनी आइडेंटिटी। ये हमारे पास है जीरो ट्रस्ट और ये यूज होती है, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक्सेस कंट्रोल। इसका आप लोगों को आइडिया होगा। जी जी फिर बता दें क्या आइडिया है एक्सेस कंट्रोल का। हर एक बंदे को एक्सेस ना देना, सिर्फ जो मतलब बिल्कुल रिलेटेड है, मतलब लीस्ट एक्सेस प्रिंसिपल। अगर कोई नया बंदा है तो उसको हर चीज़ की एक्सेस नहीं देना, और सिर्फ जो बिल्कुल रिलेटेड है ना, हाई अथॉरिटी फिगर्स हैं, उनको एक्सेस देना है जिस चीज़ का उनको चाहिए काम करने के लिए, बहुत नेसेसरी है, ताकि कोई जो बंदा है अनऑथराइज्ड या आपका अपने अंदर का बंदा या आपकी इंफॉर्मेशन जाकर लीक ना करते हैं। यस, एक्सेस कंट्रोल में हम ऐसे टूल्स एंड रूल्स यूज कर रहे होते हैं ताकि सिर्फ ऑथराइज पर्सन एक्सेस जो है उनके पास हो। अब एक पर्सन है वो ऐसा इंटरनली उसने ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसा हो कि उसके पास डिलीट करने, सर्विस डिलीट करने की एक्सेस हो, ये तो बिल्कुल बात नहीं है। वो गलती से भी अनइंटेंशनल तौर पर भी सर्विस डिलीट कर सकता है। वाई आर द इनसाइडर्स आर नॉट ट्रस्टेड। हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो फिशिंग टेक्निक्स यूज होती हैं ताकि वो आपके क्रेडेंशियल चोरी कर लें। तो इनसाइडर्स को इसीलिए ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ऑर्गेनाइजेशन इनसाइडर्स को ट्रस्ट नहीं करती, और वो इसी वजह से नहीं करती कि हो सकता है उनके क्रेडेंशियल यूज करके कोई और जो है वो इस टाइम लॉग इन हो। आपको आउट ऑफ द वर्किंग आवर लॉग इन करने की जरूरत भी नहीं है इसी वजह से। ठीक है, ओके। तो दैट्स ऑल। अगर इसमें से किसी का क्वेश्चन है तो वो भी कर लें। यस मैम आपने कहा था इनसाइडर्स कि में। जी आपने कहा था आपने ड्यूरिंग क्लास कहा था कि एट द एंड आप को बताऊंगी कि जीमेल का सिक्योरिटी कैसे चेक करनी है। आज आपका प्रैक्टिकल वर्क है, ये सिर्फ आपका जो थ्योरेटिकल जो है वो खत्म हुई है। अगर आपका इस थ्योरी में कोई क्वेश्चन है तो मुझे करना है, इसके बाद हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर्स। सबसे पहले इब्राहिम राजा, आप मुझे यहाँ पर हैशिंग के बारे में बताएं, तो सॉरी चेकसम के बारे में बताएं कि आपको क्या समझ आया है।
इब्राहिम आप तब तक टाइप कर लें और मुझसे क्वेश्चन किया हुआ है, हम कितनी डिटेल्स में चाहेंगे। मैंने ये फर्स्ट वीक हमारे पास फंडामेंटल्स है, इसमें हम फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे। मे बी आप ओरिएंटेशन में नहीं आई हो। सेकेंड वीक में हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, उसमें हम ब्लैक रेड टीमिंग टूल्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ब्लू टीमिंग टूल्स और उससे नेक्स्ट वीक हमारे पास GRC है। तो जितना मौका मिले हम डीप जाएंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर्स में हमारे पास क्या होता है, चेकसम डिजिटल सिग्नेचर्स हमारे पास जो है वो एल्गोरिदम यूज कर जो है वो बनते हैं, ताकि आपका अगर फाइल या डाउनलोडिंग फाइल या लिंक या सॉफ्टवेयर जो भी आप डाउनलोड करें या फिर अवेलेबल है वो टेम्पर हुआ हो तो उसके चेंज वैल्यूज हो जाती हैं। अगर आपने कभी इंक्रिप्शन यूज किया हो तो उसमें कुछ चेंजेस वर्ड्स की चेंजेस कर दें तो आपका पूरा इंक्रिप्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसी तरह हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। ये आपके नॉन रिप्रोडक्शन अटैक से भी बचाते हैं। इसमें हमारे पास टाइम होता है, कौन पर्सन चेंज कर रहा है उसको भी मैयर किया जाता है, स्टैम्प होती है। तो ये इस फोर्थ सम में होते हैं। हैशिंग हमारे पास जो होती है वो वन वे फंक्शन होती है। हैशिंग में एक्चुअली ये होता है कि हमारे पास जो है वो अगर हमने कहीं पे डाटा स्टोर करना हो वेरीफाई करने के लिए तो हम यूज होते हैं। अब जैसे हैशिंग यूज कहाँ पे होती है, इसमें क्या होती है, एक दफा इंक्रिप्शन आप अगर आपको अगर ये कंफ्यूजन हो रही है इंक्रिप्शन हैशिंग और डिजिटल सिग्नेचर्स में, तो हम इसको कल डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए यही है कि हैशिंग जो होती है वो इंक्रिप्शन होती है लेकिन वो इरिवर्सिबल होती है। अब हम इसको यूज कहाँ से करते हैं, आपके जो पासवर्ड है वो हैश वैल्यू में स्टोर है, यानी एक दफा उनको एल्गोरिदम से गुजार दिया गया, अब वो रिवर्स नहीं हो सकते। तो उसको स्टोर किया जाता है। जब आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जो है पासवर्ड एंटर करते हैं वो उससे पहले हैश एल्गोरिदम जो है उसे हैश में चेंज करता है, उस हैश को मैच करता है। अगर वो मैच होती है तब आपको एक्सेस होती है। ठीक है, तो ये इसलिए इस पर्पज के लिए यूज हो रही है हैशिंग। इट्स नॉट इट रिलेटेड टू इंक्रिप्शन एंड द प्राइवेट की, रिलेटेड है लेकिन वो आगे डिटेल में चला जा रहा है। आप सिर्फ आप फंडामेंटल्स उठाएं, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। प्राइवेट की मेरे ख्याल से आप पब्लिक की इंक्रिप्शन और प्राइवेट की इंक्रिप्शन में चले गए हैं। जी, ये वही चीज है, लेकिन जो है वो हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ इतना देख लें कि ये आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो रहा होता है। अगर आपका कहीं टेम्परिंग हुई हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो रहा होता है। ठीक है, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग यू एंड entire ओके। तो ये क्या हो गया, इसको स्टॉप शेयर करती हूँ। ठीक है, आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास हमारी ईमेल एड्रेस जो है वो हैक हुई है कि नहीं। तो इसके लिए आपके पास एक वेबसाइट है, हैव आई बीन फाउंड। इसको मैं एंटर करती हूँ और ये मेरे पास फर्स्ट फर्स्ट पे आ गई है, इसे मैं क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, इस पे आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो डालकर देख सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट, आपकी जो ईमेल एड्रेस है वो किसी लीक में तो नहीं है। ओके, तो अब मैं अपना ईमेल एड्रेस ऐड करती हूँ। इसे मैं चेक करूंगी, जीरो डाटा पेज।
इस टाइम मेरा ईमेल एड्रेस किसी भी पब्लिक डाटा ब्रीच में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल सेव है। हो सकता है किसी ने इसका डाटा जो है वो छुप कर निकाल के रखा हुआ हो, लेकिन इस टाइम किसी भी पब्लिक डाटा ब्रीच में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप सब लोग अपने ईमेल चेक करें और मुझे अभी बताएं। मैंने किया, मेरे 2 डाटा ब्रीचेस आए हैं। मैडम हमारा भी 2 2 डेटा डाटा ब्रीच है, 2 डेटा ब्रीच। जी, आप ठीक है। तो मेरे पास एक और ईमेल अवेलेबल था जो कि किसी डाटा ब्रीच में था, लेकिन अब मुझे वो याद नहीं है। लेकिन वो जब उसको ओके करते थे तो वो यहाँ पे डाटा ब्रीचेस आ जाती थी कि डाटा ब्रीच में अवेलेबल है। तो इससे आपने अपने आप को चेक करना है कि आप जो है किसी डाटा ब्रीच में अवेलेबल हैं या नहीं। लेकिन उससे भी ज़्यादा नेक्स्ट हमारे पास है वर्चुअल VMware वर्कस्टेशन का। किसी को आइडिया है? यस वर्चुअल मैम। बॉक्स VMware स्टेशन। यस जी, ये कौन है? मैम। ठीक मैम है जिन काली लिनक्स। जी। तो एक्चुअली हमारे पास क्या हो रहा होता है, VMware वर्कस्टेशन या फिर आप वर्चुअल बॉक्स यूज कर सकते हैं वर्चुअलाइजेशन के लिए। इस टाइम मेरे पास जो है वो विंडोज चल रही है, लेकिन अब मैं अपने विंडोज के ऊपर जो है वो काली लिनक्स का जो है वो पूरा ISO रन कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। टेक ओनरशिप, कैंसिल। आप लोगों ने अब क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है VMware को अपने लैपटॉप्स में। मुझे पता चला था कि कुछ स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेंट्स के लैपटॉप्स का इशू है। तो जिनके लैपटॉप में ये VMware स्टेशन डाउनलोड नहीं होगा वो क्या करेंगे, वो ब्राउजर पे जो है वो यूज करेंगे लिनक्स। ये हमारे पास मल्टीपल काली लिनक्स के ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो कि अलाउ करती हैं आपको काली लिनक्स रन करने के। इसके अलावा आपने ट्राई हैकमी का नाम सुना है? यस मैम। जी, आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी सारे पढ़ रहे हैं, तो ट्राई हैकमी का आपने सुना होगा। मेरे पास लॉगिन नहीं है यहाँ पे। तो ट्राई हैकमी पे भी आपको 1 आवर के लिए लिनक्स अवेलेबल है, तो आप लोग वहां पर अपनी प्रैक्टिस करेंगे या फिर आप ऑनलाइन लिनक्स सर्च में जाएं। लेकिन इसमें यह है कि आपका डाटा जो है वो सेफ नहीं रहेगा। या फिर आप ट्राई हैकमी के अंदर अपना अकाउंट बनाएंगे और वहां पे लॉगिन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास, आपने अब VMware स्टेशन डाउनलोड कैसे करना है। VMWARE वर्कस्टेशन 17 डाउनलोड लिखेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लिंक आ गया है। आप अप टू यू, इधर के आप यहाँ पे टेक्स्ट बोर्ड से डाउनलोड कर सकती हैं या फिर आप VM वर्कस्टेशन पे जाके एक्चुअल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बोर्डन के ऊपर जो है वो अपना अकाउंट लॉगिन करने पड़ेंगे। तो जो लोग जो है वो अपनी आइडेंटिटी को जो है वो हिडन रखना चाह रहे हैं, अपने अकाउंट नहीं लॉगिन करना चाह रहे, वो जाएंगे और VM वर्कस्टेशन को डाउनलोड 17.63 टेक्स्ट बोर्ड की लिंक से डाउनलोड करेंगे। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन? मैम मेरे यहाँ तो वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड है पहले से, कोई मसला नहीं है ना? नहीं, वर्चुअल बॉक्स और VM वर्कस्टेशन में कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये है कि VM वर्कस्टेशन जो है वो उसके पास वर्चुअलाइजेशन अच्छी हैं। अदरवाइज वर्चुअल बॉक्स भी वही काम करता है जो VM वर्कस्टेशन करता है। तो उसके बाद आपने काली लिनक्स डाउनलोड करनी है। अब काली लिनक्स आपने कैसे डाउनलोड करनी है, आपने सर्च करना है। जस्ट आपने काली लिनक्स लिख के एंटर करेंगे और इसकी जो जेन्युइन वेबसाइट है उस पर जाएंगे। यहाँ पे आप डाउनलोड के उस बटन पे आएंगे। जहाँ से आप लोगों से फॉलो नहीं हो रहा या आपको कुछ समझ नहीं आई, वहां पे आप मुझसे रोक के पूछ लेंगे। कल आप लोगों ने मुझे ओके की रिपोर्ट देनी है दोनों पे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं। एदर कि आप इंस्टॉलर इमेज एज अ बेस सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लें आप काली लिनक्स को, और दूसरी आपके पास है VMware या वर्चुअल बॉक्स। हम इस पे जाएंगे वर्चुअल बॉक्स और VMware पर।
यहाँ पर आपने VMware डाउनलोड कर दिए काली लिनक्स, ये काली लिनक्स डाउनलोड होगी VM वर्कस्टेशन के लिए। जो वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहे हैं वो इस पे जाएंगे, और मेरा नहीं ख्याल कोई हाइपर वी और क्यूनो यूज कर रहा है, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो वो इसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, हर लिनक्स जो है वो अपनी अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। दूसरा, आपने क्या डाउनलोड करना है, विंडोज। ये वर्चुअलाइजेशन का फायदा क्या होता है, किसी को पता है? आप विंडोज पे जाएंगे, वहां पे मीडिया क्रिएशन टूल जो है वो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने लिए ISO फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये काफी लेंथी प्रोसेस है और ये मेरे पास भी क्रिएट नहीं हुई भी ISO फाइल, लेकिन यहाँ से आप अपनी ISO फाइल क्रिएट करेंगे। किसी को भी नहीं पता कि वर्चुअलाइजेशन क्यों यूज होती है? विंडोज का स्टेप। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जाके यहाँ पे विंडोज पे जाना है, डाउनलोड विंडो 11, इस पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको डाउनलोड कर देगा मीडिया क्रिएशन टूल। ठीक है, जब आपको वो मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड कर देगा, आपने उसको ओपन करना है। ये देखें, यहाँ पे आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपने 11 की ISO फाइल डायरेक्ट डाउनलोड करनी है या फिर आपको असिस्टेंस चाहिए। जब आप इस पे जाएंगे तो आपको मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड कर देगा, फिर आपने मीडिया क्रिएशन टूल से यहाँ पे ISO फाइल क्रिएट करनी है। व्हाट्सएप ग्रुप चैट, जी जी, VMware का एक्चुअल यही होता है ताकि एक्चुअल पीसी सेव रहे। एक्चुअली हुआ क्या था, रिसेंटली मैंने एक वेबसाइट पे जो है वो पेनिट्रेट करने की कोशिश की थी और उन्होंने क्या किया था, मेरे IP को ब्लॉक कर दिया था। अब अगर मेरा एक्चुअल IP ब्लॉक होता तो क्या होता कि मैं उस वेबसाइट को एक्सेस ही ना कर सकती। लेकिन क्या था, वो VM थी, वो करप्ट हुई, मैंने उस VM को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब वो मेरे पे बैक डिटेक्ट नहीं कर सकते कि कौन था, क्योंकि VM डिस्ट्रॉय हो गई है, उसका सारा कुछ डाटा खत्म हो गया है। ओके, अरसल सईद, अच्छा सईद, आप इसको आज कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगी कि इसकी प्रॉपर आपको बना भी दूं, लेकिन फिर भी आप मुझे कल बताएंगे अगर कुछ समझ ना आए। ठीक है, आपने इसकी एक्सेप्ट कर लेनी है और वो आपसे पूछेगा कि आपने अपनी USB पे जो है वो डाउनलोड करनी है विंडो 10 या ISO फाइल क्रिएट करनी है। यहाँ पे आपने कह देना है कि आपने ISO फाइल क्रिएट करनी है। मैंने इस टाइम इसमें कुछ भी नहीं चेंजेस करनी, तो मैं इसे क्रॉस कर रही हूँ और यस। ठीक है, जब आप VM वर्कस्टेशन डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके पास ऑप्शन आएगी ओपन अ वर्चुअल मशीन, आप इस पर जाएंगे और आपके पास जो वर्चुअल मशीन शो हो रही होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगी। लेकिन आई थिंक समटाइम्स आपकी ये वर्चुअल मशीन करप्ट भी हो सकती है और आई थिंक ये मेरी करप्ट हो गई है जो पहले से थी। मैं आपने एक काम और करना है, आपने इसकी स्नैपशॉट बना के रखनी है। अगर आप स्नैपशॉट नहीं बना के रख रहे तो आपने अपने ये VM वर्कस्टेशन की जो फाइल है ना, उसे, ये काली लिनक्स डाउनलोड हो गई है, ये 3 GB की फाइल है और ये बहुत टाइम लेती है डाउनलोड होने के लिए। आपने इसे एक्सट्रैक्ट करना है, मैंने इसे एक्सट्रैक्ट करना है कंप्रेस के फोल्डर के अंदर। कंप्रेस के फोल्डर में इसका नाम मैंने रखना है, बस ये काफी है।
कि अब थोड़ा-सा टाइम लेगी एक्सट्रैक्ट करने में। तो आपने इसे एक्सट्रैक्ट कर जो है यहाँ से वर्चुअल मशीन की आप सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल, आल्ट और एंटर, अब आप जब एक साथ दबाएँगे तो ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। व्यू में जाके अगर आप फुल स्क्रीन करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी और ऊपर से आपका टास्क बार पिन कर देगी। और नेक्स्ट हमारे पास होना चाहिए। ओके, तो ये रिकवर नहीं हो रही, तो रिमूव करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं दोबारा से स्टेप्स रिपीट कर देती हूँ। आपने काली लिनक्स पे जाके काली लिनक्स को डाउनलोड करना है, आपने वीएम वर्कस्टेशन पे जाके वीएम वर्कस्टेशन को डाउनलोड करना है, और जो मैंने एक एक्स्ट्रा ऐप बताई थी वो हैव आई बीन पांड है। आपको एसएनटी का पता है? किसी को आइडिया है? किसका मैम? गेटिंग कंफ्यूज मैम। OSINT। नो सुना मैम। हुआ है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। यस, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। इसमें हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में जो हम क्या करते हैं, हम पब्लिकली अवेलेबल डाटा जो है वो एक्सेस करके उससे कोई एक्चुअल इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब मोस्टली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डाटा आप फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आप लोग शेयर कर देते हैं, नाउनली और अननाउनली। तो क्या होता है कि वहाँ पे आप जो है फिर डैमेज होते हैं, आप जो है वो आपका नेम उठा लेते हैं, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी पता लग जाती है जब आप लिख देते हैं कि मैं इस दिन पैदा हुआ हूँ। फिर उसके अलावा जो है अगर कोई आपकी प्रोफाइलिंग करना चाहे तो इजीली पब्लिकली अवेलेबल डाटा से कर सकता है, तो ये ऑथेंटिटी होती है। मरियम बतूल आप कहाँ पे कंफ्यूज हुई हैं, आप मुझे वो बताएं। आप टेक्स्ट कर दें, लेकिन एक अलग से इसकी वीडियो जो है वो बनाना डिफिकल्ट है। सबसे पहले मैंने आपको जस्ट 2 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए दिए हैं, एक काली लिनक्स और एक वीएम वर्कस्टेशन। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया हमने। विंडो का पार्ट मैंने आपको 3 सॉफ्टवेयर कहे हैं डाउनलोड करने हैं। एक आपने विंडो की आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी है, लिनक्स की आईएसओ फाइल लिनक्स की डाउनलोड करनी है, और वीएम वर्कस्टेशन करना है। जब आप उसको थोड़ा-सा गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे ना, उसमें कुछ भी नहीं है। मैं जनरल वेबसाइट पे गई हूँ और यहाँ पे मैंने उसे कहा है कि मेरी डिवाइस की डाउनलोड नाउ। सिर्फ मैंने डाउनलोड नाउ पे क्लिक किया है। उसने क्या किया, उसने मीडिया क्रिएशन टूल इंस्टॉल कर दिया मेरे पास, ये देखें। अब ये जो मीडिया क्रिएशन टूल इंस्टॉल कर रहा है, इसको मैंने ओपन किया है और सेलेक्ट कर मैं आगे जा रही हूँ, बस दैट्स इट। इसमें कुछ भी नया इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मैम इसको दिस डिवाइस इसकी इज फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगी जब मेरी हम जो उसको डिवाइस। ओपन करेंगे कंप्यूटर के अंदर, खुद ही क्रिएट हो जाएगी आईएस फाइल हाँ जी जब वो डाउनलोड हो जाएगी विंडोज की। जी। जब आप हाँ जी, ये देखिए, जब आप ओपन करेंगे वो आपसे एक्सेप्ट करवाएगा परमिशन। विंडोज को आदत होती है। मीडिया क्रिएशन टूल मैं इस वेबसाइट आपसे आपके साथ शेयर कर दूंगी, जहां से मैं डाउनलोडिंग कर रही हूँ। ये देखिए, जब आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपसे कुछ भी नहीं करवा रहा। ठीक है, मैंने उसे क्लोज किया था जबरदस्ती, तो वो बुरा मान गया। ये यहाँ पे टाइम लेगा। मैम वी ओनली हैव टू डाउनलोड VMware फ्रॉम काली लिनक्स। आपने VM वर्कस्टेशन अलग से डाउनलोड करना है और काली लिनक्स अलग से करनी है। लेकिन अभी के लिए आप जस्ट VMware और काली लिनक्स पे फोकस करें। मैं आपको जो है विंडोज बाद में डाउनलोड करवा दूंगी।
ठीक है, उबुंटू भी ठीक है। एक्चुअली जो हमारे पास काली लिनक्स है ना, ये इसका फ्लेवर है लिनक्स का, जो कि यूज ही हैकिंग पर्पस के लिए होता है। अभी मैं आपको शो करवाऊंगी, इसमें मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है ऑलरेडी। पासवर्ड गैसिंग का, क्रैकिंग का, अगर आपने स्कैनिंग करनी है उसका अलग, nmap इसमें अवेलेबल है, जो कि मोस्ट फेमस टूल फॉर द नेटवर्क स्कैनिंग। तो इसलिए हम काली लिनक्स को यूज करते हैं। जी, अरशद सईद ने समरी दे दी है कि इंस्टॉल VMware, काली लिनक्स एंड विंडोज मीडिया क्रिएशन टूल। ये सिर्फ आपसे वर्चुअल मशीन्स आपसे बनवा रही हूँ, आप इनके साथ प्लग एंड प्ले करेंगे। अगर VMware आपकी कोई जो है वो डैमेज भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से जैसे मैंने उसको कॉपी कर लिया, आप भी कर लेंगे। ठीक है, ये मेरे पास VMware आ गई है। अब मैंने क्या करना है, इसकी अगर सेटिंग्स चेंज करनी हो, एडिट में जाऊंगी मैं। जी, आप वर्चुअल बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। इसमें उसने दो GB स्टोरेज दिया हुआ है, आप इसे 2 GB रहने दें। प्रोसेसर उसमें 4 टोटल यूज कर रहे हैं, हार्ड डिस्क उसने 80 दी हुई है, नेट प्रेजेंट सब कुछ। ये सब कुछ जो है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बेस्ट देता है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने इसमें चेंज किया थोड़ा सा और मैं इसे ओके कर रही हूँ। कंट्रोल आर्ट एंटर से जो है वो आपकी स्क्रीन जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगी। आपको तो VMware वर्चुअल मशीन रन होती नजर नहीं आ रही। बस आपके पास स्क्रीन मूव कर रही है? जी। ओके, दैट्स गुड। अब हमारे पास हमने क्या डाउनलोड किया, ये VMware जो है मैंने डाउनलोड किया काली लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। ठीक है, VMware फॉर काली लिनक्स फॉर द VMware। अब ये थोड़ा टाइम ले रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम ये बूट हो रही है। मेरी लास्ट वाली जो VM थी वो करप्ट हो गई है, तो ये बूट होगी तो इसका पासवर्ड हमारे पास क्या है, काली काली। यूजर नेम और पासवर्ड दोनों हमारे पास काली काली है। 10 मिनट्स ब्रेक चाहिए फॉर मगरिब। 7:25 जी, हम ले लेते हैं। अ, अभी हम 10 मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं और अब हम हमारे पास 7:25 हो रहे हैं, तो हम जो है वो 35 पे वापस क्लास रिज्यूम करेंगे। ठीक है, अगर आप लीव करना चाहें लीव कर दे, वरना म्यूट करके जो है वो यहीं पे स्टॉप कर दे।
the class is over? Yes or no?
आई होप कि सब वापस आ गए होंगे। यस मैम। ओके, तो लेक्चर को हम यहीं से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने काले इंग्लिश को जस्ट पावर ऑन किया था और उसके बाद मेरे पास ये इंटरफेस आ गया, उसने थोड़ा सा टाइम लगाया था बूट करने के लिए। तो यहाँ पे आपने उसका यूजर नेम और पासवर्ड 40 लिखना है और एंटर प्रेस करेंगे और ये लॉगिन हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम बूट कर रही है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, तो ये अब बूट हो गई है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर की लाइंस नजर आ रही होंगी। तो ये हमारे पास सीपीयू स्टोरेज और मेमोरी स्टोरेज को जो है वो बता रही है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इसको अनपिन कर देंगे तो यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट नजर आ रहा है, ब्लैक कलर का टर्मिनल एमुलेटर जिस पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी प्रेजेंटेशन शो हो रही है स्क्रीन? यस मैम। यस। ओके, अगर अगर आपको स्क्रीन शेयर नहीं होती तो आपने मुझे फौरन बताना है। तो ये आपके पास जो है वो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट है, ये वो कमांड लाइन सिस्टम है जिससे आपने जो है सारे जो है वो नेक्स्ट आपने करने हैं, लैब्स होंगी या कुछ भी। अब मैं टूल्स की बात कर रही थी कि यहाँ पे ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए जो है ये स्पेसिफिक सिस्टम डेवलप किया गया और इसमें मल्टीपल टूल्स हैं। आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे जाएंगे, मैं इस काले लिनक्स के आइकन पे आई हूँ और यहाँ पे मुझे फेवरेट्स में रूट टर्मिनल और ये सारे नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे भी ये मुझे यूजुअल एप्लीकेशंस में, एक्सेसरीज में, डेवलपमेंट, ग्राफिक्स, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, इसमें अभी हमारा इतना काम नहीं है, ये जनरल पर्पस के लिए है। ये हमारे पास है, ये सारे कहने के लिए अलग, एनालिसिस के लिए अलग। उसके बाद हमारे पास वेरिएबिलिटी एनालिसिस के लिए निक्टो, एनमैप, जेनमैप और यूडीपी और वाइसओवर। यहाँ पे डेटाबेस असेसमेंट के टूल्स, वायरलेस अटैक, एक्सप्लॉइटिंग टूल्स, स्निफिंग, स्पूफिंग, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फोरेंसिक, रिपोर्ट टूल्स, सोशल इंजीनियरिंग टूल्स, काली ऑफेंसिव लिंक्स, ये जो सारे टूल्स हैं ये ऑलरेडी डाउनलोड हैं, लेकिन हम फिर भी कुछ टूल्स जो है वो डाउनलोड करेंगे, लेकिन इस टाइम ये हमारे पास डाउनलोड है। ये एक्सप्लॉइट डेटाबेस था जिसकी मैं बात कर रही थी, डीबी। इससे क्या होता है, इसमें ऑलरेडी सारे एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल हैं जो कि इस टाइम हमारे पास वल्नरेबिलिटीज हैं और उसके प्रॉपर एक्सप्लॉइट है, तो हमारे पास यहाँ एक्सप्लॉइट डीबी भी अवेलेबल है। वैसे देख ले, आपको डाउनलोड करके या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शो डिटेल्स, जितना कम डाटा हो सके उतना कम डाटा देने की कोशिश करें। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई कोड लिखा हुआ होगा। अब यहाँ पे नोड जेएस, WP, वर्डप्रेस प्लगइन 1.2, स्टोर्ड एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट ब्रोकिंग फाइल सिस्टम, विंडो 11 वर्जन 22X2, इवैल्यूएशन ऑफ प्रिविलेजेस, ये सारे उन्होंने क्या किया हुआ, एक्सप्लॉइट बना के रखे हुए हैं। हम इस पे क्लिक करते हैं, मैंने फर्स्ट वन पे क्लिक किया है, ये देखिए कोड पड़ा हुआ है। नोट जेएस पे अगर मैं ये कोड रन करूंगी इनकी जो टेक्निक्स की वजह से यूज करके, तो क्या होगा, उनका सिस्टम एक्सप्लॉइट हो जाएगा। और यहाँ पे ये सीवीई नंबर भी दिया हुआ है। आपको आइडिया है सीवी क्या होता है? एनीवन? नो मैम। हमारे पास सीवीई, हमारे पास जब कोई भी वर्नेबिलिटी का जो एक्सप्लॉइट जब बनते हैं ना, तो उस वर्नेबिलिटी को एक नंबर दे दिया जाता है जिसे सीवीई नंबर कहते हैं। अ, ये आपको इसको कौन रीड करेगा?
ये लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड करने के लिए जो है वो मैंने VPN यूज कर रही हूँ मैं, और ये VPN की वजह से जो है वो VPN ने इस सिस्टम में तो डिटेक्ट कर लिया था कि ये पर्सन जो है पाकिस्तान से है और इंग्लिश यूज कर रहा है या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मेरी ब्राउजर की वजह से। लेकिन ये मैंने फर्स्ट टाइम बूटअप किया था तो उसने डिटेक्ट ही किया और वो मुझे इस लैंग्वेज में, जो कि जिसका मुझे पता भी नहीं है कौन सी लैंग्वेज है, आई थिंक स्पेनिश है, उसमें वो मुझे दे रहा है, तो प्रॉपर एक्सेप्ट ये होगा, रिजेक्ट किया है। तो हमारे पास सीवीज हैं, वो हमारे पास कॉमन वर्नेबिलिटीज होती हैं और उनका एक्सपोजर एक रेट होता है। अगर कोई सीवीई जो है उसका नंबर 7.0 है तो इसका मतलब है उसके एक्सप्लॉइट होने के चांसेस ज्यादा हैं। हमारे पास सीवीई का डेटाबेस प्रॉपर पड़ा हुआ है। अगर आप सीवीई लिखेंगे तो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये हमारे पास ये डेटाबेस है। ठीक है, वो बता रहे हैं आपको यहाँ पे 2,86,000 जो है वो आपके पास सीवी रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से जो है चेक भी कर सकते हैं कि इसकी सीवी क्या है। इस टाइम ये हमारे पास है, हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास जो ये हमारे पास बिल्कुल न्यू आई है सीवीई, जो हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में पड़ी थी। तो इस सीवीई की जो अभी तक डिटेल्स जो है वो हमारे पास नेशनल वर्नेबिलिटी डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, इस वजह से इसकी हमें आईडी नहीं मिली। अगर हम कोई पुराना एक्सप्लॉइट निकालेंगे उसमें क्या होगी, अवेलेबल होगी, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन बता देगा। तो फॉर नाउ अभी हमने क्या करना है, हमने अपने कमांड फॉर्म्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। इसको मैं यहाँ पे क्रॉस कर रही हूँ, इसको भी क्रॉस कर देती हूँ। अगर मैं लिखती हूँ कमांड वो AMI, तो ये मुझे बता देगा कि मैं इस टाइम किस यूजर से जो है वो लॉगिन हूँ। मैं इस टाइम खाली यूजर से लॉगिन हूँ। अब ये वो AMI की कमांड यहाँ पे तो बिल्कुल फजूल लग रही है, लेकिन अगर आप किसी और के शेल में जाते हैं और वहां पे अगर आप उस सिस्टम में, जैसे आप पता ही नहीं है कि आप किस किस सिस्टम में गए हैं, तो आपने वहां पे वो AMI की कमांड यूज करके पता लगा सकते हैं कि आप कौन है। और आपको IP एड्रेस देखना आना चाहिए। अगर आप IPA लिखेंगे, ठीक है, इसे कंट्रोल C दबाएंगे तो आपकी जो है वो न्यू जो है वो आ जाएगा, काली काली वाला, दोबारा से वो पुरानी वाली खत्म कर देगा। इफ कॉन्फिग इस टाइम वो मुझे IP एड्रेस बता रहा है 192.168.148.139। ठीक है, अगर आप लोग अपना IP एड्रेस आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो आप यही लिखेंगे 192.168। एक ये कमांड हो गई, और एक और आप कमांड लिख लें पासवर्ड चेंज करने की। छोड़ें इसको। अगर आप sudo su करेंगे, इस टाइम मेरे पास परमिशन नहीं है सारी। अगर मैं अपडेट करना चाह रही हूँ ना अपने लिनक्स को, तो मैं अपडेट नहीं कर सकती। अगर मैं अपडेट खाली करूँ, ओके, वो मुझे कह रहा है अपडेट कमांड टेक नोट इस टाइम मैं रूट यूजर नहीं हूँ। यहाँ पे काली काली लिखा हुआ है और वो मेरे पास परमिशन नहीं है क्या है काली लिनक्स को अपडेट करने के लिए। लेकिन अगर मैं sudo su करूंगी तो मैं क्या बन जाऊंगी, रूट यूजर बन जाऊंगी, और वो मुझसे फिर बाद में पासवर्ड नहीं मांगेगा। ओके, रूट पासवर्ड, ठीक है। ये आपको रूट नजर आ रहा है, ये रूट के पास जो होती है हर पावर होती है। ये पासवर्ड चेंज कर सकता है, अपडेट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, इवन कि ये अपना बूट का सिस्टम भी रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, sudo apt अपडेट। ये काली को अपडेट करने के लिए है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने भी अभी बूट किया है तो मुझे भी अपडेट करना पड़ रहा है।
तो आपके पास ये 4 कमांड्स हैं, याद कर रख लें। इफ कॉन्फिग आईपी एड्रेस देखने के लिए, sudo su रूट पे जाने के लिए, और sudo apt अपडेट अपने लिनक्स को अपडेट करने के लिए। किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो? सूडो सू किसके लिए थी मैम, जी, जरा रिपीट करिएगा। sudo su आप अपने सिस्टम को एस्केलेट करने के लिए, रूट पे जाने के लिए, प्रिविलेजेस एस्केलेट करने के लिए। मैंने आपको बताया था आपके काली यूजर के पास सारी परमिशन नहीं है, लेकिन रूट यूजर के पास सारी परमिशन है। मरियम ओके बसूर मैम, ने 1 थैंक मिनट यू। पहले कहा स्क्रीन शो नहीं हो रही। साइमा यूनस से भी आपको अब मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। यस। यस मैम। ठीक है, ये मुझे 1-2 मिनट पहले मैसेज आया हुआ है कि स्क्रीन नहीं शो हो रही। ठीक है, ये हमारे पास आज की कमांड्स हैं। मैंने यहाँ पे बटन इसलिए नहीं डाला कि अगर अभी आपने लिनक्स से गो थ्रू करना है, लेकिन आप आज लिनक्स से गो थ्रू करेंगे। और ये वाली जो कमांड्स हैं इसको मैं आपको भेज दूंगी, इसकी डिटेल्स भी साथ। और आप लोगों का आज का काम क्या है? एक तो स्लाइड पढ़नी है आपने जो मैंने आपको दी है। दूसरा, आपने क्या डाउनलोड करना है? काली लिनक्स, विंडोज, विंडोज और लिनक्स एंड वीएमवेयर। VMware। जी, विंडोज, काली लिनक्स और VMware। और इसमें विंडोज जो है वो लास्ट में जाती है, काली लिनक्स और VMware लास्ट में डाउनलोड होना चाहिए, लास्ट में। और उस पर ये 4 कमांड्स जो मैंने आपको दी हैं ये भी रन करना सीख लें। हम कल इसको मजीद जो है वो क्लैरिफाई करूंगी, लेकिन आज के लिए आप इसे इतना गो थ्रू करें। इसके साथ थोड़ा सा खुद ट्राई करें कि क्या कहता है। इंटरनेट पे मल्टीपल जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, अगर आप लिस्ट करना चाहें या लेस कर सकते हैं। लेकिन आज आपने अपनी लिनक्स पे अपडेट करनी है, ये कमांड यूज करके, sudo apt अपडेट करके। और आपने अपना यूजर नेम भी चेक करना लाजमी, मैम अगर और हम आईपी अपडेट एड्रेस भी। करेंगे तो वो हमारे दोबारा से जितनी 3 GB की फाइल आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हुई है तो 3 GB दोबारा से अपडेट होके वो दोबारा इंस्टॉल उतनी ही फाइल की स्टोरेज लेगा लैपटॉप पर। नहीं नहीं, इतनी स्टोरेज नहीं लेगा, नहीं इतनी स्टोरेज नहीं लेगा। अच्छा मतलब। एक्चुअल फाइल 3 GB की है। हाँ जी। जी जी। ज्यादा से ज्यादा वो आपको 4 कर देगा, लेकिन इससे ज्यादा स्पेस नहीं लेगा। ओके, थैंक यू। जी, और ये अपडेट करना इसलिए जरूरी है कि इसमें कुछ कमांड जैसे एपीटी वाली होती हैं या रन वाली होती हैं, तो चलती नहीं है एक्यूरेट जब हम इसे अपडेट नहीं करते। ठीक है, ओके तो मैम। इसको अपडेट कीजिएगा। और अब आपने लिनक्स से बाहर इसको लाजमी जो है वो पावर ऑफ प्रॉपर कीजिएगा, नहीं तो ये करप्ट हो जाएगी। प्रॉपर यहाँ से शट डाउन कीजिएगा। ठीक है, शो हो गया था ना आपको? बिल्कुल लेफ्ट साइड पे शट डाउन का बटन है, आप उसे शट डाउन करेंगे और ये इस टाइम वर्चुअल लिनक्स जो है वो आपकी बंद होगी, और जितने भी रिसोर्सेज ये यूज कर रही थी वो वापस आपके पीसी के पास आ गए हैं। अब अगर इस पूरे लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ओके, स्टॉप शेयर। जी, मैम वो आप लिंक्स शेयर कर रही है ना जो जहाँ से ये डाउनलोडिंग करनी है हमने, VMware, विंडोज और काली लिनक्स। जी, आपके साथ लिंक शेयर हो जाएगा और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे। अब्दुल फुरकान ने कहा है, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगी और जितनी कमांड की मैंने कोड यूज की है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। VMware हमारे पास एक ही है, VM वेब स्टेशन आपने डाउनलोड करना है और कुछ नहीं डाउनलोड करना। मैम स्लाइड्स भी प्लीज शेयर कर दीजिएगा। जी, स्लाइड भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। वैसे अगर आपने देखा हो तो स्लाइड में डाटा नहीं है इतना। यस मैम। यस मैम। अगर एट द एंड ऑफ अ डे आपको टॉपिक्स का डाटा जो है वो खुद ही जो है वो चैट जीपीटी यूज करें, इंटरनेट यूज करें, ब्राउजिंग करें, आपको यूज करके ढूंढना पड़ेगा। थोड़ा सा अब जो है ना वो स्लाइड से हम बाहर निकल के काम करेंगे। और एक काम और कीजिएगा, ट्राई हैकमी पर जाकर आपने लिनक्स फंडामेंटल्स का 1 और 2 देखना है।
मैम दोबारा रिपीट कीजिएगा मैम क्वेश्चन। दोबारा रिपीट करिएगा क्वेश्चन। ट्राई हैकनी पे जाके लिनक्स, एक मिनट मैं ओपन कर रही हूँ, मेरी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, वेट लेट मी शेयर। ट्राई हैकनी, अगर इसका पासवर्ड करेक्ट हुआ तो ये लॉगिन हो जाएगा और मैं आपको दिखा दूंगी कि आपने लिनक्स फंडामेंटल्स के जो है वो फर्स्ट और सेकंड, जी पासवर्ड करेक्ट है। आप लर्न पे जाएंगे, या सबको शो हो रही है ना स्क्रीन? जी यस आप लर्न पे जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ट्राई हैकनी पे 2 रूम्स हैं लिनक्स फंडामेंटल्स के। लर्निंग पाथ में चले जाएं, लिनक्स साइबर सिक्योरिटी नहीं, ओके आप लर्निंग पाथ में ना जाएं, रोड मैप में रहिएगा। मॉड्यूल्स में जाएंगे, वहां पे डिफिकल्टी स्टेटस को छोड़ें, इसको LIN लिनक्स, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका, आपने यहाँ पे जाके ब्राउज कर लेना है लिनक्स फंडामेंटल्स को, उसका मॉड्यूल आ जाएगा सामने। जब उसका मॉड्यूल आएगा आपके पास जो है वो फ्री में अवेलेबल होंगे लिनक्स फंडामेंटल्स 1 एंड 2, वो आपने करने हैं, ठीक है। लिनक्स फंडामेंटल्स 1 एंड 2 अवेलेबल होंगी हमें। आप इसे पहले रीड करेंगे, वो आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा है पूरा ऊपर कि लिनक्स क्या होती है। उसके बाद जो है वो आपको कुछ बैकग्राउंड बता रहा है लिनक्स का, और वो आपसे कमांड्स भी, जैसे हमारे पास ये देखिए यहाँ पे आपको वो कमांड्स भी शो करवा रहा है, वो आपको बिल्कुल दे रहा है, जैसे खीर बना के दे रहा है और आपने बस खानी है, जो जो वो कह रहा है आपने उसके फॉलो करेंगे तो आप मैम लोग जो है स्क्रीन वो शो नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही मैम हो रही है हम। तीसरी दफा अब हो रही है, मुझे लगता है दरमियान में ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल आपको यहाँ पे लिनक्स फंडामेंटल्स 1 अभी आप आज देखें और देखें कि आप लोगों को इसमें कोई इशू है, या आपका आज का काम नहीं है लेकिन ये आपने देख लेना है। इसको आपका टास्क मुझे लास्ट एट द एंड ऑफ अ डे कंप्लीट चाहिए, मीन्स के फंडामेंटल्स का वीक खत्म होने से पहले। ओके, इसे फंडामेंटल्स 1 और 2 फ्री में आपको अवेलेबल है ट्राई हैकनी पे, ठीक है। मैम ये एवरीथिंग असाइनमेंट है। इज क्लियर? जी ये एक तरह से असाइनमेंट है, लेकिन ये मैंने कल आपसे लेनी नहीं है, कल का टाइम नहीं है आपके पास 2 डेज मोर है, आप मंडे या ट्यूसडे को सबमिट करवा सकते हैं एट योर कन्वीनियंस, ठीक है। ओके लेकिन आप लोगों को मैंने एक और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस दिए हुए थे 2, आप लोगों ने मुझे वो सबमिट करवाने हैं और वो आपने मुझे मैसेज पर जो है वो शेयर करने हैं। एक मिनट, मेरी स्क्रीन शो हो रही है, मेरी ईमेल पर आप लोगों ने वो शेयर कर देना है। मैम कौन क्वेश्चन रिपीट कर दें, बता दें। आप ओरिएंटेशन में नहीं थी? जी मिस रिपीट कर दें, मैं खुद ओरिएंटेशन में नहीं था। आप भी ओरिएंटेशन में नहीं थे, तो फिर जो ओरिएंटेशन में नहीं थे, चलें कोई बात नहीं। आप जो लोग ओरिएंटेशन में नहीं थे उनके लिए व्हाट्सएप पे आज क्वेश्चन शेयर कर दूंगी, और मैं साथ में अपनी ईमेल भी शेयर कर रही हूँ जहाँ पे आप लोगों ने उस क्वेश्चन का आंसर करना है। मैंने आपको वो चैट जीपीटी यूज करने से मना किया था, आप आइडिया ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपने प्रॉपर चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट किया हो, ठीक है। मैम वर्ड डॉक्यूमेंट में सबमिट करवानी है असाइनमेंट। प्रेफर पीडीएफ किया जाता है, जब भी मैं आपसे असाइनमेंट लूंगी आप मुझे पीडीएफ में जमा करवाएंगे, ठीक है। ओके, तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है? इब्राहिम राजा, आपको मैंने ट्राई हैकनी पे
दो रूम्स दिखाए थे कि विंडो फंडामेंटल्स 1 एंड 2। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ विंडो फंडामेंटल्स 1 एंड 2 के वो रूम जो है वो आपने मुझे, जब आप रूम कर लेंगे ना तो आपके पास बैजेस आते हैं। जैसे मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी आपको, अगर मैं व्यू प्रोफाइल पे जाऊं, बैजेस पे जाऊं, ठीक है। ये देखो, ये मैंने तीनों रूम्स कंप्लीट किए, इससे मेरे पास बैज है। आपके पास विंडो फंडामेंटल्स 1 एंड 2 का जब आप रूम कंप्लीट करेंगे ना तो आपके पास भी शो हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने मुझे सिर्फ ये बैच शो करवा देना है, या फिर जब आप विंडो फंडामेंटल्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास और भी एक आता होता है कि यू हैव कंप्लीटेड द लिनक्स फंडामेंटल्स 1, कैन यू शेयर विद लिंक्डइन और समथिंग लाइक दैट। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है ताकि मुझे पता लग जाए कि आपने कंप्लीट कर लिया लिनक्स फंडामेंटल्स। ओके, सब ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया सबको। तो आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।